हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी सहज सीखो क्लासेस जहां हम सीखते हैं सहजता के साथ। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्ष। तो ये हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ये CGABO पेपर 2 का जो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, जो शिक्षा का आधार यूनिट 1, उसको हम लोग उसी का ही टॉपिक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम लोग सिलेबस में हम लोग धर्मनिरपेक्षता यहाँ है, इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो ये इंग्लिश का भी सिलेबस है, आप इसमें देख लीजिएगा। तो चलिए, हम पिछली वीडियो में जो हमने क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द सोशलिज्म। मतलब सोशलिज्म मतलब जो समाजवाद है, उसके क्या फीचर्स हैं। तो क्या समाजवाद, तो इसमें लिखा है इट रिड्यूसेस द क्लासिज्म विद इन द लोकल सोसाइटी। तो जो विद इन लोकल सोसाइटी मतलब जो भी आसपास की सोसाइटी में, क्या ये क्लासिज्म या जो हम बोलते हैं वर्गवाद को ख़त्म करता है। तो हमने बताया था आपको कि हाँ, ये बिल्कुल भी क्लासिज्म को फॉलो नहीं करता या इसको रिड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखा है इट एलिमिनेट्स द थ्रेट्स ऑफ प्राइस फिक्सिंग। मतलब जो प्राइस फिक्सिंग जो कैपिटलिज्म में होता है, पूंजीवाद में होता है, यहाँ पर सोशलिज्म में इसको रोक दिया जाता है या एलिमिनेट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। फिर लिखा है इन दिस सिस्टम देयर इज़ नो प्राइवेट ओनरशिप। अच्छा, नो प्राइवेट ओनरशिप ये तो कम्युनिज्म में था, और सोशलिज्म में तो प्राइवेट ओनरशिप ही होती, सॉरी, सोशलिज्म में तो प्राइवेट ओनरशिप और आपका प्राइवेट और साथ में पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, दोनों का कंट्रोल रहता है। लेकिन अगर हम पूंजीवाद या कैपिटलिज्म की बात करते हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट ओनरशिप ही रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होगा इसमें बोथ 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता। तो पहले वर्ड हम लोग समझते हैं कि सेक्युलरिज्म है क्या। तो सेक्युलरिज्म का मीनिंग होती है कि सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन, रिलीजन या धर्म से अलग होना, और हैविंग नो रिलीजियस बेसिस। मतलब किसी भी राज्य का अगर बात करें तो धर्म राज्य मतलब राज्य और धर्म अलग हैं, ये कहता है। तो सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, कोई भी चीज़ जो है वो अगर धर्म से अलग होगी या जिसमें कोई भी रिलीजन का या धर्म का कोई बेस ना हो, वो होता है सेक्युलरिज्म। तो अब ये जो सेक्युलरिज्म इंग्लिश का जो वर्ड है, इसको जब हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो इसके दो मीनिंग आती है। पहली चीज़ धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष ये दोनों उसका हिंदी अनुवाद है। लेकिन आपको अगर पता हो, चलिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है यहाँ पर जो भी राज्य है वो धर्म से बिल्कुल अलग है। मतलब धर्म से अलग होना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। ठीक है, तो कोई अगर राज्य की बात करें, धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसा होता है, तो यहाँ पर धर्म से अलग होना, उस राज्य का धर्म से मतलब हर एक तरीके से वो अलग रहे या धर्म का प्रभाव उस राज्य पर बिल्कुल भी ना पड़े, ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। तो पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भी धर्म के साथ भेदभाव ना करना। मतलब देखिए, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स होती हैं जो कि बिल्कुल भी अलगाव नहीं कर सकती हैं। मतलब कोई भी ऐसा राज्य, बहुत ऐसे राज्य भी हैं जो बिल्कुल हर एक मायने में धर्म को अलग नहीं रख सकती। क्यों? उसको इंटरवेन करना पड़ जाता है, लेकिन भेदभाव ना करे कि किसी एक ही राज्य एक ही धर्म को प्रायोरिटीज़ पे प्रायोरिटीज़ दे रही है, बाकी धर्मों को, माइनॉरिटीज़ को वो हटाती जा रही है। तो ये चीज़ भी नहीं करनी है। तो इसलिए पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या हुआ कि जैसे इसका एग्ज़ाम्पल अब आप बताइए कि भारत में धर्मनिरपेक्ष है कि पंथ निरपेक्ष है? या आप ही सोचिए, क्योंकि धर्म तो हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, तो यहाँ डाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा है। जब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसका अर्थ क्या हुआ? जब डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो क्या राज्य हर एक चीज़ में धर्म को अलग रख सकता है? नहीं हो सकता। जितनी डाइवर्सिटी होगी उतने मतभेद होंगे, उतने कॉन्फ्लिक्ट्स आएँगे। तो उसमें भी उनको किसी न किसी को प्रायोरिटीज़, मतलब किसी न किसी के लिए कुछ
काम करना पड़ता है, तो धर्म को, राज्य को धर्म के लिए बोलना पड़ता है। लेकिन हर मायने में आप किसी को भी भेदभाव नहीं करना है, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करना है, ये होता है पंथ निरपेक्ष। तो आप यहाँ से ईज़िली समझ सकते हैं कि हमारे मतलब इंडिया में पंथ निरपेक्ष शब्द को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है, धर्म निरपेक्ष को नहीं लिया गया। जब हिंदी मतलब जब हमारा संविधान बन रहा था, उस वक़्त ये बात आई थी कि हम धर्मनिरपेक्ष को अपने संविधान में लिखें या पंथ निरपेक्ष को। तो पंथ निरपेक्ष जैसे कि अर्थ है पंथों में निरपेक्षता होना। पंथ मतलब होता है जो कम्युनिटी है, तो डिफरेंट धर्म की जो कम्युनिटीज़ है उनमें निरपेक्षता करना मतलब उस पे भेदभाव ना करना। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या हो जाता है कि यहाँ पर धर्म को अलग रखना, ठीक है। तो यहाँ मीनिंग समझ में आ रही है, पंथ मतलब कम्युनिटी से है और वहाँ धर्म से है। तो ये होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं राज्य और धर्म के बीच में क्या रिलेशन है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि हर जगह कोई राज्य और धर्म के बीच में डिफरेंट टाइप के रिलेशंस होते हैं। तो वही आज हम लोग देख रहे हैं इसमें। पहला है आपका धर्मतंत्र। धर्मतंत्र राज्य ऐसे राज्य होते हैं जहाँ पर एक ही धर्म को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं। अर्थ क्या है धर्मतंत्र मतलब आप उस कंट्री को देख कर के कह सकते हैं कि यहाँ पर ये धर्म को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि धर्मतंत्र का इसके कुछ फीचर्स ऐसे हो सकते हैं कि जो वहाँ की उस राज्य की जो धार्मिक ग्रंथ होंगे वही धार्मिक ग्रंथ को ही संविधान मान लिया जाता है। सबके धर्म ग्रंथ होते हैं, तो उसी में जो भी रूल्स और रेगुलेशंस रहते हैं कि कैसे पनिश करना है, कि कैसे सबसे ट्रीट करना है, वही हमारा संविधान बन जाता है। और जो धर्म का प्रमुख रहता है, हर धर्म का जो प्रमुख रहेगा वही कहीं न कहीं कोई राज्य का प्रमुख बना दिया जाता है या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उनको दे दी जाती है। तो ये आप ईज़िली समझ सकते हैं धर्मतंत्र किसे कहते हैं, जहाँ पर पूरा का पूरा पावर किसी एक धर्म को दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं वेटिकन सिटी या ईरान, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, इसमें है आपका धर्म प्रभावित राज्य। तो धर्म प्रभावित राज्य कौन से राज्य होते हैं जो किसी एक धर्म से प्रभावित होंगे। तो अब आपको लग रहा होगा धर्मतंत्र और धर्म प्रभावित तो सेम हुआ, नहीं। वो धर्मतंत्र मतलब किसी एक राज्य से तो प्रभावित है लेकिन पूरा पूरा राज्य ही उसी धर्म से ही चल रहा है। लेकिन धर्म प्रभावित मतलब राज्य तो अपना काम कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव किसी एक धर्म का ज़्यादा हो रहा है। तो अंतर क्या हुआ दोनों में, जो धर्मतंत्र है वहाँ पर हम लोग धार्मिक ग्रंथ होते हैं वो संविधान बन जाता है, लेकिन धर्म प्रभावित राज्य में ऐसा नहीं है। धर्मतंत्र में हमने पढ़ा जो आपका धर्म का प्रमुख होता है, जो हेड होता है, वही राज्य का प्रमुख बन जाता है। लेकिन धर्म प्रभावित राज्य में ऐसा कुछ नहीं है। तो धर्म प्रभावित राज्य में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं किसी एक धर्म को ज़्यादा विशेष, ठीक है, विशेष आपने यहाँ पर अधिकार दिए हैं। तो किसी एक धर्म को मतलब आपने ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी हैं, तो ये आपका हो जाता है धर्म प्रभावित राज्य। और आपका जो धर्मतंत्र का समझ में आ गया, यहाँ पर संविधान किसी कोई दूसरे धर्म के ग्रंथ को अपना लेता है, ये है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वो राज्य होते हैं जहाँ पर कोई भी राज्य का ना ही कोई धर्म होता है, मतलब पूरे राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, ना वो प्रॉपर तरीके से हर धर्म का विरोध करता है। मीनिंग क्लियर हो रही होगी। ना वो किसी धर्म को अपनाता है, ना वो किसी धर्म का विरोध करता है, मतलब न्यूट्रल है, ठीक है। ना उसने किसी के लिए नेगेटिव बोलना है, ना वो किसी धर्म को बढ़ा चढ़ा करके बोलना चाहता है। तो मीनिंग समझ में आ रही है। यहाँ पर धर्म अपना अलग कार्य करता है, राज्य अपना अलग कार्य करता है, मतलब दोनों आपस में वर्क नहीं करते, किसी में इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका धर्म निरपेक्ष।
नेक्स्ट है धर्म विरोधी। धर्म विरोधी राज्य मतलब ऐसे राज्य जो कि धर्म का विरोध करते हैं, मतलब ये कहीं कायदे से कहा जाए तो ये किसी भी धर्म को मानते ही नहीं हैं, या किसी भी धर्म को, ये हर धर्म का को नकारते, किसी भी एक धर्म को क्या, किसी भी धर्म को ये नहीं मानते। तो इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जितने भी मार्क्सिज्म जो कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हैं वो आप धर्म विरोधी राज्य हो जाते हैं, या कम्युनिज़्म, ठीक है, कम्युनिज़्म को जो भी अडॉप्ट करेंगे वो हमारा धर्म विरोधी राज्य हो जाएंगे। तो इसका एग्ज़ाम्पल आप क्या कह सकते हैं, इसका तो बेस्ट एग्ज़ाम्पल चाइना है। चाइना जब बहुत पहले पहले वो धर्म विरोधी कठोर तरीके से, मतलब रिजिड फॉर्म में वो धर्म विरोधी राज्य था। आज भी वह धर्म विरोधी है, लेकिन बहुत मतलब थोड़ा सा लिबरल हो चुका है एज़ कम्पेयर टू पास्ट, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये कुछ आपको समझ में आया होगा। अब आप ये कह सकते हैं इतने प्रकार के होते हैं क्या एक्चुअल में, वर्ल्ड में इतने स्टेट और रिलीजन में रिलेशन होते हैं? तो हाँ, ये सारे हमने एग्जाम्पल भी आपको दिए कि आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस टाइप के आपको स्टेट्स के सिस्टम मिल सकते हैं, ठीक है, स्टेट और रिलीजन के सिस्टम मिल सकते हैं। तो हमारा क्या हुआ, धर्मनिरपेक्ष हुआ। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो सेकुलरिज़्म है, यहाँ इसकी इतिहास क्या कहता है। तो फर्स्ट टाइम जो सेकुलरिज़्म का वर्ड है वो किन्होंने दिया था, तो ये शब्द किसने दिया है, तो जॉर्ज जैकब होलियोक ने ये शब्द दिया है। कब दिया है, 1851 में। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे। और अब हम लोग देखते हैं जो हमारा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज़्म, मतलब जो पश्चिमी राज्य हैं या पश्चिमी कंट्रीज़ हैं वो क्या मानते हैं सेकुलरिज़्म को, और इंडियन सोसाइटी जो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज़्म है क्या। तो सबसे पहला हम लोग पॉइंट देखते हैं जो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम चर्च, मतलब वेस्टर्न स्टेट्स में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये माना जाता था राज्य और चर्च दोनों बहुत अलग हैं। आपको तो मीनिंग क्लियर हो गई होगी कि धर्म और राज्य आपस में वर्क नहीं करते, आपस में इनका सेपरेशन होता है, ठीक है, कंप्लीट सेपरेशन। यहाँ से आप लोग कंप्लीट सेपरेशन को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्सेप्ट में कहा गया है स्टेट हैज़ टू मेंटेन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन, मतलब हर एक राज्य से हर एक रिलीजन से राज्य को एक इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करना है। अब आप दोनों में मीनिंग देख सकते हैं, कंप्लीट सेपरेशन कहीं ना कहीं ये रिजिडिटी ला रहा है या कठोरता ला रहा है, लेकिन इंडियन कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ बस इक्वल डिस्टेंस रखना, क्यों, क्योंकि रिलीजन है, यहाँ वैरायटी ऑफ रिलीजन है, तो यहाँ हम अलग से उनको छोड़ नहीं सकते, डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते, मतलब डिस्टेंस मतलब सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करिए लेकिन इक्वली, ठीक है, ये मीनिंग समझ में आई होगी। अब हम लोग वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में देखते हैं, तो ये एक जो हमारा सेकुलरिज्म जो शब्द आया है उसका नेगेटिव कॉन्सेप्ट है या नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म है, या इसी को ही हम लोग बोलते हैं धर्म निरपेक्षता। लेकिन इंडियन कॉन्सेप्ट क्या है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म है या पंथ निरपेक्षता है। तो यहाँ से आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता क्या है। अब आगे देखते हैं, इसमें अब हम लोग देखने वाले हैं कि इंडियन पॉलिटिकल जो थॉट्स हैं, मतलब देखिए हमारे यहाँ जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आई तो उन सभी के क्या थॉट्स थे सेकुलरिज्म से रिलेटेड, तो सब अब हम यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत पर्सन जैसे एम.एन. राव हैं, ए.के. गोपालन हैं, उनका ये कहना था कि जो हमारा जब संविधान बन रहा था तो वो ये कहते थे कि यहाँ पर जो हमारा मतलब इंडियन सोसाइटी है या इंडिया के बेसिस पे सेकुलरिज्म कैसा होना चाहिए, ये मार्क्सिज्म की तरह होना चाहिए, मतलब यहाँ धर्म को अलग कर दो, धर्म की बात ना करो, क्यों, ज़्यादा धर्म की बात करेंगे तो राज्य ही को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म बहुत ज़्यादा है। तो ये इनका कहना था, तो पहला कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि ये मार्क्सिज्म को फॉलो करना चाहते थे कि यहाँ पर धर्म बहुत अलग है, राज्य इसको फॉलो नहीं
नहीं करेगा, राज्य उनके बारे में बोलेगा भी नहीं। तो इसका आपको एग्ज़ाम्पल मिल सकता है केरला में। केरला में सीपीएम की जो सरकार है, उनके यही थॉट्स हैं कि वो मार्क्सिज़्म को ज़्यादातर फ़ॉलो करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है कि रिलीजन विल नॉट इन्फ्लुएंस द स्टेट, मतलब जो हमारा धर्म है वो राज्य को कहीं भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। तो ये भी सेम तरीके से हुआ, लेकिन वहाँ पर कठोरता से ये कहा गया कि धर्म अलग है, धर्म को हम मानेंगे ही नहीं मार्क्सिज्म में। लेकिन यहाँ पर धर्म को तो माना जाएगा, लेकिन वो अपना कार्य अपने हद तक करे, स्टेट अपना कार्य करेगा, दोनों आपस में कभी भी इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट या सेकंड थॉट था। ये जनरली आप कह सकते हैं नेहरू जी, आचार्य, ये गांधी जी, है ना, और राधा कृष्ण, वल्लभ भाई पटेल, ये इनका ये सब का ये कहना था। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं थर्ड था हिंदू राष्ट्र। तो ये भी कॉन्सेप्ट उस टाइम आया था कि जैसे पाकिस्तान का मतलब वो मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है, तो अब जो हिंदुस्तान है या इंडिया है, उसको हिंदू कंट्री होना चाहिए। तो ये जब थॉट्स की बात की जा रही है, ठीक है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया है, ये थॉट्स की बात की जा रही है कि उस टाइम पे ये सारी बातें आई थी कि हमारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये उनका ये थॉट थे। लेकिन अब आपको पता होगा अब हमारे यहाँ क्या फ़ॉलो किया जाए, जो सेकंड वाला है ना, इसको हम फ़ॉलो करते हैं। मतलब दिस वन कि रिलीजन विल नॉट इन्फ्लुएंस द स्टेट, स्टेट को कभी भी ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ये हमारे यहाँ भी फॉलो किया जाता है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, ये मीनिंग समझ में आई होगी। तो देखिए, अब हमारे यहाँ बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट भी आते हैं, लोग ये भी कहते हैं कि सरकार बदलती, जैसे अभी हमारे यहाँ बीजेपी सरकार है, या पहले मतलब जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ चेंज होती हैं, लोगों को ये लगता होगा कि ये शायद ज़्यादा किसी एक धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है। तो हो सकता है कि हमारा जो मतलब पूरा सरकार है, वो चेंज हो जाएगी, हिंदू राष्ट्र बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीज़न आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। क्योंकि अगर आप ये कह सकते हैं अगर कि वो राष्ट्र जो है, जैसे हमारे यहाँ अगर किसी एक राष्ट्र को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं, तो क्या वो धर्मनिरपेक्षता से चेंज होकर के क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? कभी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हमारा जो संविधान है, उस संविधान में सेक्युलरिज़्म से रिलेटेड बहुत ठोस कानून बना दिए गए हैं, तो जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी चेंज नहीं कर सकती, ठीक है? तो पॉलिटिकल पार्टी आती हैं, जाती हैं, उनके अपने-अपने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, उनके अलग-अलग थॉट्स हो सकते हैं, लेकिन वो भारत के संविधान को कभी भी नहीं टच कर सकती या उसको हैम्पर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उन्होंने बहुत से ऐसे कानून बना दिए गए हैं, जो कि हमारे संविधान में इसको इन्वॉल्व्ड है। तो जिससे हमारा जो सेक्युलरिज़्म का कॉन्सेप्ट है, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इसका आप देख सकते हैं, पहला जो प्रिएम्बल है, प्रिएम्बल में ही पंथ निरपेक्षता का शब्द आया है। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये तो अमेंड किया गया है। 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू प्रिएम्बल में प्रिएम्बल को ही ऐड किया गया है। तो ये पहले जब हमारा संविधान बना तब तो ये नहीं था। ठीक है, चलिए इस बात को भी अगर मानते हैं, तभी भी हमारे संविधान में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारे धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज़्म को डिफ़ाइन करती है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये तो पहले से बने थे, जब संविधान बना है तभी से फंडामेंटल राइट्स हैं, तब से ही ये कॉन्सेप्ट हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 14 किससे डील करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब राज्य के समक्ष सभी धर्म या सभी लोग बराबर हैं, ठीक है। अब सभी लोग बराबर हैं, मतलब धर्म की भी बात कर सकते हैं, यहाँ बस आप जेंडर बेस्ड भी कह सकते हैं, सब बराबर हैं, ठीक है। कास्ट बेस्ड भी कह सकते हैं, तो सब बराबर है, ठीक है। 15th में था प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर किसी भी कास्ट या किसी भी रिलीजन के बेसिस पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। 16 में क्या लिखा है? जब कोई भी आपको सरकारी नौकरी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो एम्प्लॉयमेंट में हम किसी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, ये 16th में है। अच्छा, 25th से
28 डील करता है हमारा कि ये धर्म, तो रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। तो 25 जो कि बहुत मेन है, इसमें कहा गया है, ये पर्सनल लॉ पर बेस्ड है कि हर पर्सन का, हर धर्म का अपना अंतःकरण, मतलब हर एक पर्सन उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको वो मान सकता है। अंतःकरण मतलब अंदर से उसको मान सकता है। अच्छा, यहाँ धर्म परिवर्तन की बात नहीं की गई है। 25 में अंतःकरण की बात की गई है, मतलब आपको हो सकता है आप हिंदू हो, लेकिन आपको मुस्लिम की कुछ चीज़ें अच्छी लगती हो, तो आप उसको मान सकते हो, लेकिन आप धर्म परिवर्तन की बात संविधान में 25 आर्टिकल में नहीं कहा गया है। ठीक है? आप सिख के हैं, आपको हिंदू का कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आप उस चीज़ को अपना सकते हैं, अंतःकरण कर सकते हैं, आप उस चीज़ को इनर फॉर्म में आप उसको ला सकते हैं, लेकिन आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट है 26th आर्टिकल में लिखा है कि जो हमारा धार्मिक कार्यों जो होते हैं, उसमें आप कैसे, मतलब अपना कार्य को मैनेज करने के लिए आप अपना खुद की आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप खुद से उस चीज़ को कर सकते हैं। तो 25 में आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, लेकिन 26 में आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिली है। ठीक है? 27th में आपको दिया गया है कि जो भी धार्मिक कार्य होते हैं, उस पे जो भी धन अर्जित होता है, जो भी मनी है ना आपको मिलती है, उस पर कभी भी टैक्स नहीं लगता, वो टैक्स फ्री होता है। ठीक है? तो ये हर तरीके से आपको धर्म के बारे में बता रहा है। तो ये सब ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। 28 में क्या है, जो भी सरकारी जो शिक्षा संस्थान होते हैं, मतलब स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर हर धर्म के लोगों को पढ़ने की आज़ादी है। तो वहाँ धार्मिक शिक्षा के लिए मना किया गया, लेकिन आप वहाँ पर हर धर्म के लोग वहाँ आकर के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है 29 और 30, ये तो डील करता है एजुकेशन और कल्चर से। अच्छा, कल्चर जो रहता है वो हर हर धर्म का अलग कल्चर हो सकता है। ठीक है? ये तो हमने ऑलरेडी बताया है। तो एजुकेशन और कल्चर के बारे में 29 में, तो यहाँ अल्पसंख्यकों की बात की गई है। अब अल्पसंख्यक ये रिलीजन बेस्ड भी हो सकते हैं। ठीक है? तो उनके हितों की रक्षा की जानी है, और अगर उनके जैसे अब मतलब वे सभी एक स्कूल में आ सकते हैं, लेकिन 30 में क्या कहा गया है, उसमें ये कहा गया है, अगर वे उस स्कूल में जाने के लिए, अगर देखिए एक कॉमन स्कूल है, तो हो सकता है उनको उसमें उतना मतलब अच्छा ना लग रहा हो। क्यों नहीं अच्छा लग रहा होगा? क्योंकि हर धर्म के लोग आ रहे हैं, हो सकता है माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनको लोग दूसरे निगाह से देखें। तो इसलिए 30 में उनको ये कहा गया कि आप अपने धर्म का या आप अपने शिक्षा संस्थान अलग ओपन कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों को ये कहा गया है कि आप अपने शिक्षा संस्थान अलग से ओपन कर सकते हैं, और उसमें जो भी फंडिंग रहेगी सरकार वो प्रोवाइड कराएगी। तो ये आप लोग को समझ में आया। फंडामेंटल राइट जो कि ऑलरेडी से इन्वॉल्व था, इसमें बहुत हद तक आपको सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं, तो आपका आर्टिकल नंबर 44, जो कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लाया नहीं गया है, लेकिन हो सकता है ये ले आया जाए। तो इसमें क्या है, डिफरेंट जो पर्सनल लॉज होते हैं, मतलब हर धर्म के अपने अपने लॉज होते हैं, तो वहाँ बस एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए, जैसे जिसमें हम लोग डील करते हैं सबका विवाह। ठीक है? मतलब आपका मैरिज से रिलेटेड, आपका डिवोर्स से रिलेटेड, आप किसी को गोद अगर ले रहे हैं तो और ये वसीयत जो विल्स रहती हैं, ये सब का आपका, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये सब इसमें डील किया जाएगा। इस सब का मतलब क्या है कि हर धर्म का अपना अपना तरीका होता है, विवाह करने का तरीका, तलाक का तरीका, ये सब अपने अपने तरीके। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आया जाएगा, तब सबका एक ही तरीका होगा। तो ये अभी फॉलो नहीं किया जा रहा है, कहा जा रहा है बहुत जल्द लाया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, तो 51A, ये तो आपको याद होगा, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये लाया गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, तो 325, ये जो आर्टिकल नंबर 325 है, ये डील करता है। तो इसमें ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो अयोग्य है, कि उसको जो इलेक्टोरल रोल मतलब होता है कि वोट देने का अधिकार। ठीक है? तो जो वोट देने का अधिकार के लिए वो ये नहीं कह सकता कि मुझे दूसरा इलेक्टोरल रोल दीजिए। क्यों? बिकॉज़ ऑफ माय रिलीजन, बिकॉज़ ऑफ माय कास्ट,
और रेसेस, तो ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया। तो ये चीज़ें मतलब किसी भी एक धर्म को अलग से प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है कि आप इस धर्म के हो तो आपको अलग से कोई वोटिंग राइट्स मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये सब हमारे संविधान में ये आर्टिकल्स हैं जो कि कहीं न कहीं ये वो रिप्रेज़ेंट करते हैं कि हमारा जो सेक्युलर है, हमारा राज्य सेक्युलर है, और किसी के भी हल्के से भी छोटी-मोटी एक्टिविटीज़ से हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हमारा पूरा देश का संविधान या हमारा पूरा देश वो सेक्युलरिज़्म से चेंज हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे जो बेस होता है संविधान में ही ये सारे और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं तो बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं जो कि रिलेटेड हैं, किससे? स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द सेक्युलरिज़्म। देखिए अभी तक हमने जितना पढ़ा इसमें से कहीं न कहीं हो सकता है आपको कन्फ्यूजन रह सकती है, लेकिन यहाँ बस आपको ये बता दें कि यहाँ बस कुछ ऐसी लाइन्स हम आपको बता देते हैं जहाँ से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो पहले आप देख सकते हैं कि जो भी नाइदर स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर, मतलब ना ही राज्य धर्म के मामले में बोलेगा, ना धर्म राज्य के मामले में कोई इंटरवेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों अलग-अलग हैं, ठीक। ये मीनिंग आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इंडियन स्टेट मस्ट मेंटेन द प्रिंसिपल डिस्टेंस फ्रॉम द रिलीजन, मतलब उसको धर्म से एक अच्छी खासी डिस्टेंस मेंटेन करके चलनी चाहिए, ये कहा गया है आपका हमारे इंडिया स्टेट के जो वर्ड सेक्युलरिज्म का मतलब होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें लिखा है रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन विदाउट फेवरिंग एनी वन रिलीजन, कोई भी एक रिलीजन को प्रायोरिटी ना दीजिए, सबको इक्वल डिस्टेंस बोला ना, तो इक्वल प्रायोरिटीज़ या इक्वल रिस्पेक्ट सभी को देनी चाहिए। नेक्स्ट आपका लिखा है द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेव्स टू प्रिवेंट जो अच्छा डोमिनेशन इन द, मतलब जो भी हमारे पर्टिकुलर रिलीजन में जो भी डोमिनेशन होता है तो वहाँ पर स्टेट वर्क करेगा बहुत ढंग से। मतलब हमने आपको बताया था इंडिया का जो स्टेट है, इंडियन स्टेट है, यहाँ पर बहुत वेराइटीज़ ऑफ रिलीजन मिल जाएंगे, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अब जब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स तो अराइज़ हो सकते हैं, हो सकता है कि या हम कह सकते हैं किसी एक रिलीजन में कि आप किसी एक को डोमिनेट कर रहे हो, ठीक है। तो डोमिनेट अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर सरकार आकर के बोल सकती है, ठीक है। उसके पास बहुत से ऐसे रास्ते हैं कि वो उस डोमिनेट की हुई, जैसे हमारे यहाँ सती प्रथा थी, ठीक है। तो सती प्रथा जो कि एक हिंदू कल्चर की ही या हिंदू धर्म की ही प्रथा थी, और यहाँ पर डोमिनेट किया जा रहा था वुमेन्स को, तो यहाँ पर सरकार आकर के बोल सकती है, जैसे सरकार ने ही किया। तो वही चीज़ें हैं कि एक ही राज्य में बहुत बार डोमिनेट किया जाता है, तो इसके थ्रू हमें ये राइट मिल जाता है, मतलब स्टेट इन सब मामलों में बोल सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो नेक्स्ट इसमें क्या दिया है, वन रिलीजन डज नॉट डोमिनेट अनदर इन द कंट्री, मतलब किसी भी राज्य को अलग से कोई प्रिविलेज नहीं दिया गया। तो आप ये ईजिली, अब आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। देखिए हमने इसीलिए डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दी, क्योंकि डायरेक्ट जब हम लोग एमसीक्यूज़ करते हैं ना तब हमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, तो अब शायद इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट्स देख रहे हैं हम। नेक्स्ट इसमें लिखा है सम मेंबर्स ऑफ रिलीजन कम्युनिटी, जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ के कुछ मेंबर्स होते हैं, डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम कम्युनिटी, जैसे अभी हमने बताया कि हिंदू का बताया आपको, लाइन्स वही है। अच्छा लाइन्स में चेंजेस हो सकते हैं, मीनिंग वही है, ठीक है। जैसे हमने बताया कि हिंदू में आपका बताया हमने सती प्रथा, जो कि सती प्रथा एक सेम कम्युनिटी के ही लोगों को डोमिनेट किया जा रहा था, तो उसको भी स्टेट जो है वो उसमें डिफरेंट वेज़ के थ्रू वो कानून को चेंज कर सकती है, उस चीज़ को चेंज कर सकती है। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ बेनोवलेट न्यूट्रलिटी इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसका होता है कि जो सरकार रहती है वो न्यूट्रलिटी लाने के लिए मे बी जो भी ऐसे धर्म रहेंगे जिनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होगी, तो वो कहीं ना कहीं राज्य उसमें इन्वॉल्व हो जाती है और उसमें उस धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देती है, ठीक है, ताकि वो अपना वर्क कर सके। तो ये एप्लीकेबल नहीं होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको वर्ड याद रखना है, बेनिवोलेट न्यूट्रलिटी इज़ नॉट एप्लीकेबल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस इज़ एप्लीकेबल इन इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमने अभी पढ़ा प्रिंसिपल डिस्टेंस, एक समानता वाली डिस्टेंस आपको रखनी है। तो ये आपको मीनिंग यहाँ से क्लियर हुई होगी। अच्छा, ये जितना भी अभी हमने पढ़ा इसको आप जज करने के लिए आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सेकुलरिज्म सेकुलर स्टेट है, इसका मतलब क्या होता है? स्टेट हैज़ अ रिलीजन, ऐसा या राज्य का एक धर्म होता है। द स्टेट इज़ इम्पार्टली इन अ मैटर ऑफ रिलीजन, राज्य धर्म के मामले में निरपेक्ष है। और थर्ड है आपका द स्टेट इज़ अगेंस्ट रिलीजन, राज्य धर्म के खिलाफ है। फोर्थ है आपका द स्टेट इज़ इररिलीजियस, या राज्य अधार्मिक है। तो ये आप इसमें से आप खुद से अपना जज कर सकते हैं कि आपको क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो चलिए, थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिटी करके, एक राष्ट्रीय यूनिटी करके है ना, राष्ट्रीय एकता करके एक न्यू टॉपिक है, उसको कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।